इसमें मटेरियल कॉस्टिंग का मेन मेन सब हम लोग का कंप्लीट हो गया, जो कुछ थियोरेटिकल पॉइंट है वही आज करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लेकर ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो भी थ्योरी में पूछता है उसमें जैसे कि वेस्टेज क्या होता है, देखो। इट इज द पार्ट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल which is lost in the course of manufacturing process and does not have any recoverable value। तो क्या बोला है, देखो। इट इज द पार्ट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल विच इज लॉस्ट इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड डज नॉट हैव एनी रिकवरेबल वैल्यू, उसे हम लोग बोलते हैं वेस्टेज। ठीक है। जैसे कि मतलब बेसिकली रॉ मटेरियल जो प्रोसेसिंग के टाइम पे खुद ब खुद डिसअपियर हो जाता है किसी ना किसी तरीके से। जैसे मान लो कि लेदर को कटिंग करके जैसे शूज वगैरह जो भी फुटवेयर बनता है, ठीक है, तो ये फुटवेयर के माप का ये लेदर मान लो काट लिया जाता है, ठीक है। ये ठीक है, ये वही नीचे का जो सोल होता है उसका हम ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये साइड का जो लेदर है ये मतलब ये बीच से ऐसे कटिंग हो गया जैसा जरूरत है, छोटा बड़ा, ठीक है, जिस तरीके से। और बाकी जो है ये रह जाता है, ठीक है। या फिर मान लो कोई एक कपड़ा है, ठीक है, इससे हम लोग कुछ ड्रेस बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लो ये जैसे टेलर को जैसे मेजरमेंट चाहिए उस हिसाब से उसने कटिंग कर ली, ठीक है, उस हिसाब से उसने कटिंग कर ली। और बाकी ये साइड का जो रह जाएगा, ठीक है, ये साइड का जो रह जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा वेस्टेज, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टेज। तो ये देखो पार्ट, ये बेसिक रॉ मटेरियल का पार्ट, ये साइड वाला, ठीक है, ये वेस्टेज हो गया। बेसिक रॉ मटेरियल का पार्ट जो बेकार हो जाता है जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और इसका नॉर्मली कोई रिकवरेबल वैल्यू नहीं होता है कि इसको मार्केट में बेच के हमें कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं। और भी चीज हो सकता है, जैसे ये हो गया, जैसे हम एग्जाम्पल लिख दे, ये तो मैंने दिखा दिया, एग्जाम्पल लिख दे रहे। कटिंग लॉस इन प्रोडक्शन, ये जो दो मैंने एग्जांपल दिया वो कटिंग लॉस है, ठीक है, कटिंग लॉस इन प्रोडक्शन। जैसे ये लेदर का भी कटिंग करते हुए लॉस हुआ, और ये ये जो कपड़ा था, ठीक है, इसका भी जो है कटिंग करते हुए लॉस हुआ। इसके अलावा जैसे कि इवापोरेट हो जाना, तो इवापोरेशन इन केमिकल इंडस्ट्री, तो जहां केमिकल बनता है, ठीक है, वहां पर अगर इवापोरेशन हो जाता है। अच्छा, और जैसे ये हो तो ये दोनों लिख दिए मैंने। और जैसे डस्ट, ठीक है, कोई प्रोडक्शन के केस में डस्ट होता है, कुछ स्मोक, ठीक है, ये सब, ये सब हम लोग का जो है वेस्टेज हो जाता है। अच्छा, अब वेस्टेज जो है वो दो तरीके का हो सकता है, एक होता है नॉर्मल वेस्टेज, एक होता है एबनॉर्मल वेस्टेज, ठीक है। तो वेस्टेज वेस्टेज दो तरीके का होता है, नॉर्मल, एबनॉर्मल। तो नॉर्मल वेस्टेज मतलब देखो, नॉर्मल हर एक चीज हम लोग जो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस पढ़े ना वो हर जगह पे एप्लीकेबल होगा। नॉर्मल का मतलब एक्सपेक्टेड एंड अनअवॉइडेबल, हमेशा, ठीक है, एक्सपेक्टेड जो हमें पता है एंड अनअवॉइडेबल,
ठीक है, जैसे कि ये वाला कटिंग प्रोडक्शन में, तो ये तो अनअवॉइडेबल है ना, तो हमें जो शेप चाहिए उस शेप में कटिंग करेंगे, तो एक पूरा जो भी स्ट्रक्चर रहेगा, रेक्टेंगल हो या जैसा भी हो, तो उसमें से साइड साइड का पोर्शन तो एक्सपेक्टेड है कि वो तो बेकार होगा ही। ठीक। अब जो नॉर्मल वेस्टेज होता है उसका हम लोग, ये नेचुरल होता है, ठीक है, इसको हम लोग रोक भी नहीं सकते हैं, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में इसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें ऐसे लिख दें, एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट, एब्जॉर्ब करवा देंगे गुड यूनिट। और एबनॉर्मल वेस्टेज जो है, एबनॉर्मल वेस्टेज जो है ये हमारा इनएफिशिएंसी के वजह से होता है, इनएफिशिएंसी एंड अवॉइडेबल, ये मान सकते हैं। ठीक है, चाहते तो हम लोग उसे रोक सकते थे, जैसे कि मान लो अब इसका क्या होता है, ये कॉस्टिंग पीएल में चार्ज हो जाता है, ठीक है, लॉस है ना, तो पीएल में चार्ज हो जाएगा। अब इसका अगर एग्जांपल दे, जैसे कि मान लो एबनॉर्मल वेस्ट में, जैसे मान लो मशीन ब्रेक डाउन हो गया, उसके वजह से जो लॉस हुआ, आग लग गया उसके वजह से जो लॉस हुआ, ठीक है, इस तरीके का लॉस एबनॉर्मल, जैसे मैंने यहाँ जो भी एग्जांपल्स दिया हुआ है ना कि वेस्टेज का, ये सभी नॉर्मल वेस्टेज का एग्जांपल दिया है, कि कटिंग करते वक्त जो लॉस होना नॉर्मल बात है, इवापोरेट हो जाना केमिकल इंडस्ट्री में, डस्ट के वजह से जो लॉस होता है, जैसे कि कुछ प्रोडक्शन में ऐसा हो सकता है कि डस्ट हो जाता है, डस्ट बन के चला जाता है, ठीक है, स्मोक होके चला जाता है, तो वो हम लोग रोक नहीं सकते। जैसे देखो अगर जहाँ ये आटा मैदा ये सब जो ये होता है ना, बनता है, तो वहां पर जब आटा पिसाई होता है, मैदा ये सब, तो उसमें क्या होता है ना, डस्ट बनता है, तो फिर उसमें थोड़ा बहुत तो मतलब वेस्टेज हो ही जाता है, तो वो हम लोग रोक नहीं सकते। ठीक है, तो वो, तो ये हो गया मेरा वेस्ट का डेफिनेशन। ठीक है, ये पूछेगा तो ये पूरा ऐसे करके हम लोग बता सकते हैं। मैंने ये ऐसे एरो एरो देख के लिख दिया है ताकि मतलब आ, आसानी से लिख के यहाँ पर जो है जल्दी कर पाए, बाकी एग्जाम में आएगा तो फिर उसको लैंग्वेज करके लिख देंगे, नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज, दिस दिस, ये थोड़ा लैंग्वेज करके लिख देना। यहाँ जस्ट मैंने पॉइंट पॉइंट करके लिख दिया, इस पॉइंट को जो मार्क्स रहेगा थ्योरी को उसके हिसाब से लैंग्वेज जोड़ के लिखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, वेस्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्रैप। ठीक है, स्क्रैप, स्क्रैप क्या होता है? स्क्रैप का मतलब हो जाएगा, स्क्रैप इज आइडेंटिकल, आइडेंटिकल रेसिड्यू फ्रॉम certain type of manufacturing, manufacturing usually small amount, low value, recoverable without further processing. Waste becomes scrap, waste becomes scrap when it is sellable. ठीक है, तो देखो क्या लिखा है कि स्क्रैप इज आइडेंटिकल रेसिड्यू फ्रॉम सर्टेन टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यूजुअली स्मॉल अमाउंट, लो वैल्यू, रिकवरेबल विदाउट फर्दर। मॉर्निंग मैम। विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग वेस्ट बिकम स्क्रैप व्हेन इट इज सेलेबल। ठीक है, तो अगर देख वेस्ट को अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो
अब वो स्क्रैप हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली वेस्टेज बिकता नहीं है, लेकिन अगर वेस्ट बिके तो उसे भी हम लोग स्क्रैप बोलेंगे, ठीक है। बट ये स्क्रैप क्या होता है, स्क्रैप का मतलब जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, मतलब जो मेटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, उसका जो पोर्शन बच जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैप। जैसे कि लकड़ी कटिंग हो रहा है तो मान लो वुड का पीसेस बच गया, जैसे किसी का फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, तो फिर कटिंग होता है ना, ठीक है, तो उसमें जो बच जाएगा, ठीक है, क्लोथ कट पीसेस। और जैसे कि मेटल कटिंग, तो स्क्रैप जो है वो एक रेसिड्यू है सर्टेन टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो जैसा, जैसे कि लकड़ी का कटिंग, कपड़े का कटिंग, ठीक है, मेटल कटिंग, तो जैसा जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें स्मॉल अमाउंट का जो बच जाता है मटेरियल, ठीक है, जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होता है जो रॉ मटेरियल यूज करे उसके साथ, लेकिन इसका वैल्यू मार्केट में कम होगा। ये रिकवरेबल, मतलब इसको बेच के कुछ ना कुछ मार्केट में मिलेगा विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, बट इसको बेचने के लिए हमें वैसा कुछ प्रोसेसिंग नहीं करना पड़ता है, ठीक है, कि उसको कुछ बना के हमें बेचना पड़ेगा, तो ये कम वैल्यू में बिक जाएगा। और वेस्ट भी तो देखो, वेस्ट भी लगभग सेम ही हुआ ना, कि भाई मटेरियल कट करे तो उसका बचा हुआ, ये भी वही है, लेकिन स्क्रैप और वेस्ट में मेन जो डिफरेंस है वो यही है कि स्क्रैप मार्केट में सेलेबल है, जबकि जो हम लोग का वेस्ट है वो मार्केट में सेलेबल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब स्क्रैप का भी दो तरीके का होगा, नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो नॉर्मल स्क्रैप क्या है, आफ्टर सेल रिकवरी वैल्यू यूज्ड टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। और एबनॉर्मल जो है वो तो लॉस है चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल, ठीक है। और एबनॉर्मल लॉस का वही एक्सपेक्टेड नहीं होता है, इनएफिशिएंसी की वजह से होता है, जो भी एबनॉर्मल चीजें होते हैं, नॉर्मल जो भी है वो एक्सपेक्टेड होता है और अनअवॉइडेबल होता है, ठीक है। और जो एबनॉर्मल है वो मतलब हम चाहे तो उसे मैनेज कर सकते थे, इनएफिशिएंसी के वजह से हुआ है ये मान के चलना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना कि आफ्टर सेल रिकवरी वैल्यू यूज टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, उसको भी हम समझा देते हैं एक बार। जैसे कॉस्टिंग में एक चैप्टर होता है प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने कभी ना कभी सभी ने पढ़ा ही है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, हम लोग रॉ मटेरियल एज ए इनपुट देते हैं, ठीक है, और आउटपुट में हमें जो है प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है, मतलब फिनिश्ड गुड्स मिलता है, ठीक है, तो आउटपुट के तौर पे फिनिश्ड गुड्स मिलता है। अब हम लोग, ऐसा हो सकता है हमें जो फिनिश्ड गुड्स चाहिए उसके साथ साथ हमें ऐसा कुछ और आउटपुट मिल गया जो हम लोगों ने नहीं सोचा था, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो चाहिए जो मिल गया एज ए फिनिश गुड्स वो होता है मेन प्रोडक्ट, और इसके अलावा अगर हमें कुछ मिल जाता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं बाई प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे गुड़ बनाते वक्त जो है मोलासिस, ठीक है, मोलासिस मिल जाना, ठीक है, या फिर मतलब शुगर केन बनाते वक्त, सॉरी, शुगर केन से चीनी, ठीक है, शुगर बनाते वक्त मोलासिस। और इसके अलावा जैसे मान लो कि पेट्रोल जब प्रोडक्शन होता है तो पेट्रोलियम जेली वगैरह ये जो मिलता है ना, पेट्रोलियम जेल वगैरह जो मिलता है, तो वो हम लोग का हो जाता है बाई प्रोडक्ट, ठीक है। या फिर जैसे जब घी या मक्खन बनता है, ठीक है, तो जैसे मान लो कि छाछ से बन रहा है, तो फिर जो है बटर बन रहा है, ठीक है, उसमें जो रह जाता है रेसिड्यू, तो वो हम लोग का क्या हो जाता है, स्क्रैप हो जाता है, ठीक है, मतलब वो हम लोग का बाई प्रोडक्ट हो जाता है। तो एक्चुअली हम लोगों को बटर चाहिए था, बट बटर मिल्क नहीं चाहिए था, लेकिन बटर बनाते वक्त ही बटर मिल्क बनता है, ठीक है। अगर दही से बनाया जाए बटर, यानी जो है मलाई को इकट्ठा करके बनाया जाता है, तो उसमें बाई प्रोडक्ट के तौर पे हमें जो है छाछ मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा मतलब हमें चाहिए कुछ और,
बट उसके साथ हमें कुछ और मिल रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा, तो वो बाई प्रोडक्ट होता है। अब ये मार्केट में बेच के जो हमें पैसा मिलेगा, ठीक है, अगर ये सेलेबल है तो ये स्क्रैप हो जाएगा, तब हम लोग अपने प्रोडक्शन कॉस्ट से उसको कम कर देंगे, ठीक है, हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट से उसे कम कर देते हैं। अब वेस्ट और स्क्रैप में अगर कोई पूछे कि वेस्ट और स्क्रैप में फर्क क्या है, तो देखो वेस्ट और स्क्रैप में फर्क कुछ ऐसा है। वेस्ट जो है वो विजिबल भी हो सकता है और इनविजिबल भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर था ना कि स्मोक डस्ट इवापोरेशन, इवापोरेट हो जाना, तो स्मोक डस्ट तो फिर भी चलो दिख जाएगा, लेकिन इवापोरेट जो चीज हो जाएगा वो तो हमें समझ में नहीं आएगा ना, दिखेगा नहीं, मतलब उस तरीके से विजिबल नहीं है। बट स्क्रैप आइटम जो है जिसको हम लोग स्क्रैप बोलेंगे ना, अगर वो विजिबल है तो ही वो स्क्रैप है। क्यों बोलो? क्योंकि स्क्रैप वही होता है ना जो मार्केट में बिकता है। अब इनविजिबल चीज कैसे बेचेंगे हम लोग? वो तो बेच नहीं सकते है ना। तो वेस्ट जो है वो इनविजिबल चीज भी हो सकता है, बट स्क्रैप हमेशा विजिबली होगा। और वेस्ट वही होगा जिसका कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं हो। और स्क्रैप का थोड़ा बहुत भी हो तो रेसिडुअल वैल्यू होता है। स्क्रैप हैज लिटिल रेसिडुअल वैल्यू। फिर थर्ड नंबर पे लिखेंगे वेस्ट आर arise ड्यू टू नेचर ऑफ मेटेरियल, नेचर ऑफ मेटेरियल, और यहाँ पर लिखेंगे स्क्रैप arise ड्यू टू नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। देखो वेस्ट अराइज ड्यू टू नेचर ऑफ मेटेरियल, मेटेरियल का नेचर के ऊपर डिपेंड करता है वेस्ट, ठीक है, बट स्क्रैप जो है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, क्योंकि स्क्रैप मैन्युफैक्चर होने के बाद होता है, लेकिन वेस्ट जो है वो मैन्युफैक्चर होने के पहले ही होता है। तो मेटेरियल के नेचर के ऊपर, जैसे ये देखो, ये जो सोल कटिंग हुआ है जूते का, ठीक है, ये शूज का, तो ये लेदर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि साइड का कितना मतलब बेकार जाएगा, कितना बड़ा है पीस, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए वेस्ट जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन स्क्रैप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के बाद होता है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो है डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब मेनली देखो वेस्ट बिफोर प्रोडक्शन आइटम है, ठीक है, बिफोर प्रोडक्शन टर्म है, और स्क्रैप जो है आफ्टर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट लिख देते हैं, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, इट इज कनेक्ट विथ raw material input of the production process. It is the loss connect with output. जैसे ये क्या लिखा है कि इट इज कनेक्ट विथ रॉ मटेरियल इनपुट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब जो
प्रोडक्शन प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल इनपुट दिया जाता है उससे रिलेटेड चीज होता है वेस्ट, जैसे कि मैंने बोला कि पहले बिफोर प्रोडक्शन, ठीक है। और फिर अगर स्क्रैप का बात हो तो इट इज द लॉस कनेक्ट विद आउटपुट। अब इसको लॉस इसीलिए बोला जा रहा है, देखो बाई प्रोडक्ट जो मैंने बोला ठीक है, वो एग्जाम्पल भी ठीक है कि बाई प्रोडक्ट। तो अब तुम लोग ऐसे सोच सकते हो बाई प्रोडक्ट तो कोई लॉस नहीं, वो बेच के कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है मार्केट में। हाँ ठीक है, नहीं है, बट हमें चाहिए तो नहीं था ना बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर नहीं बिका तो फिर वो तो वेस्ट हो जाएगा। तो वही बोल रहा है, ये जो है स्क्रैप जो हमें मिल रहा है, ठीक है। अगर देखो मेरा 100% इनपुट का 100% आउटपुट होता तो अच्छा होता ना, बट वैसा तो नहीं हुआ, कुछ स्क्रैप हो गया। तो अब वो स्क्रैप मार्केट में बिक रहा है, बट वो थोड़ी ना मेन प्रोडक्ट के दाम पे बिकेगा, कम पे ही बिकेगा, इसीलिए उसको लॉस बोल रहे हैं, ठीक है। तो इट इज द लॉस कनेक्ट विद आउटपुट, इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो टर्म पढ़ेंगे वो है स्पॉइलेज। स्पॉइलेज क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन which does not meet the quality standard. It is that portion of processed work which has been spoiled in manufacturing but can be used again as raw material or can be sold. देखो स्पॉइलेज का मतलब क्या हो गया, स्पॉइलेज का मतलब जो डैमेज्ड यूनिट है, ठीक है, उसे हम लोग स्पॉइलेज बोल सकते हैं। इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन विच डज नॉट मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड, मतलब जो जैसा हम लोग फिनिश गुड्स का स्टैंडर्ड सोच रहे थे उस स्टैंडर्ड पे बन के ये रेडी नहीं हुआ, ऐसा जो प्रोडक्शन में ऐसा जो यूनिट निकल के आया एज ए आउटपुट, वो हम लोग बोलेंगे स्पॉइलेज है, ठीक है। इट इज दैट पोर्शन ऑफ प्रोसेस्ड वर्क विच हैज बीन स्पॉइल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बट कैन बी यूज्ड अगेन एज रॉ मटेरियल और कैन बी सोल्ड। मतलब जो स्पॉइल्ड हो गया उसको या तो हम लोग फिर से रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करके यूज कर लेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसे हम लोग बेच देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर सिंपल सा एग्जांपल दे, मतलब नॉर्मल समझने के लिए, जैसे मान लो रोटी बना रहे थे, ठीक है। तो रोटी बना रहे थे, तो जैसे रोटी बेलने लगे तो मान लो वो क्या हो गया, मतलब ठीक से बिला नहीं होता है ना, कि मतलब एक लग जाता है फिर वो फट जाता है उठाते गए, तो फिर उसको फिर से गोला बना के तो बेल सकते हैं ना। तो वही हो गया कि जो वो स्पॉइल्ड हो गया, वो रोटी नहीं बनेगा क्योंकि वो टूट गया उठाते वक्त, ठीक है। तो स्पॉइल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बट कैन बी यूज्ड अगेन एज रॉ मटेरियल, बट फिर से उसको तो गोला बना के हम लोग रोटी बना सकते हैं ना, तो उसको एज रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक एग्जांपल समझाने के लिए कि स्पॉइल्ड चीज को फिर से कैसे एज अ रॉ मटेरियल यूज कर सकते हैं, और अगर ये एज अ रॉ मटेरियल यूज नहीं हो पाया देन हम लोग उसको बेच भी सकते हैं। दो ही चीज हो सकता है, या तो वो बिक जाएगा या तो फिर वो जो है एज अ रॉ मटेरियल फिर से हम लोग उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पॉइलेज जो है इसको अगर एक लैंग्वेज में बोले याद रखने के लिए तो इसके ऊपर ऐसे लिख सकते हो कि ये होता है डैमेज्ड यूनिट, ठीक है। जो यूनिट डैमेज हो गया उसे हम लोग बोलते हैं स्पॉइलेज, ठीक है। अच्छा, और अगर हम लोग वेस्ट को जस्ट एक लाइन में डिफाइन करना चाहे तो हम लोग इसको बोलेंगे लॉस्ट, जो यूनिट लॉस्ट हो गया, ठीक है।
और स्क्रैप को अगर हम लोग बोले तो लेफ्ट ओवर विथ वैल्यू, ये भी, ये लॉस्ट नहीं हुआ, ठीक है, लॉस्ट मतलब क्या, एकदम चला गया, उसका कुछ नहीं कर सकते, बट ये बचा हुआ जिसको हम लोग बेच सकते हैं, लेफ्ट ओवर विथ वैल्यू, ठीक है, ये हो गया लेफ्ट ओवर विथ वैल्यू, ठीक है। चाहे तो ये याद रखने के लिए एक एक लाइन इस पे हम लोग लिख देते हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल्स भी दे देते हैं, जैसे तीनों को समझने के लिए। सपोज तीनों के लिए एक ही साथ में एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। सपोज ए फर्नीचर फैक्ट्री यूजेस वुड, ठीक है, फर्नीचर फैक्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो वुड होगा। तो इस फर्नीचर फैक्ट्री में वेस्ट आइटम क्या हो सकता है, ठीक है, स्क्रैप क्या हो सकता है, स्पॉइलेज क्या हो सकता है। तो वेस्ट का मतलब देखो, जो हम लोग बेच नहीं सकते, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं सॉ डस्ट, मतलब जो डस्ट बन रहा है जब लकड़ी कटिंग हो रहा है, तो सॉ डस्ट लॉस्ट इन एयर, ठीक है। और स्क्रैप क्या हो जाएगा, स्मॉल वुड पीसेस, जैसे कटिंग करते वक्त छोटा बड़ा छोटा छोटा टुकड़ा लकड़ी का, स्मॉल से स्मॉल टुकड़ा मिल जाता है, ठीक है, तो स्मॉल वुड पीस लेफ्ट, ठीक है। तो वो सारे इकट्ठा करके भी हम लोग किलो के तौर पे भी बेच सकते हैं, बड़ा लकड़ी है तो वैसा बिक जाएगा, छोटा से छोटा लकड़ी भी मिल जाएगा, ठीक है। स्पॉइलेज जो है वो क्या हो जाएगा, फिनिश्ड टेबल डैमेज, ठीक है, जो टेबल बना के रेडी किया वो डैमेज हो गया, या फिर जो बना वो डैमेज के हिसाब से बना, या फिर स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बना, जैसा कस्टमर को चाहिए था, या फिर जैसा हम लोगों ने सोचा था बना के बेचने वाले। तो या तो फिर सारी चीजों को मतलब फिर से खोल के, अगर खोल के फिर से उसे रिबिल्ड किया जा सकता है तो वैसे हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो उसको कम दाम में बेच देना पड़ेगा, ठीक है, तो वो फिर स्पॉइलेज हो जाएगा। तो ये तीनों चीजों का एग्जाम्पल एक ही प्रोडक्शन के हिसाब से मैंने दे दिया, मतलब फर्नीचर के हिसाब से, फर्नीचर प्रोडक्शन सेंटर के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे डिफेक्टिव। डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है, दिस टाइप ऑफ लॉस लॉस इज कनेक्टेड विथ आउटपुट एज वेल एज इन, ठीक है। ये जो लॉस है ये आउटपुट इनपुट दोनों ही केस में हो सकता है, ठीक है। डिफेक्टिव also are not intended but can be eliminated through a proper control system. Defective can be used after rectification. It can be sold at a
lower value from that of the good one। लिखो। बोल रहा है कि दिस टाइप ऑफ लॉस इज कनेक्टेड विद आउटपुट एज वेल एज इनपुट। तो ये जो डिफेक्टिव है ये आउटपुट के केस में भी हो सकता है, ठीक है, इनपुट के केस में भी हो सकता है। डिफेक्टिव ऑल्सो आर नॉट इंटेंडेड बट कैन बी एलिमिनेटेड। बोल रहे ये कोई जानबूझ के तो करता नहीं है, ठीक है, बट ये हम लोग चाहे तो एलिमिनेट कर सकते हैं प्रॉपर कंट्रोलिंग सिस्टम को फॉलो करके। डिफेक्टिव कैन बी यूज्ड आफ्टर रेक्टिफिकेशन। हम लोग चाहे तो डिफेक्टिव आइटम को रेक्टिफाई करके उसको फिर से यूज कर सकते हैं। इट कैन बी सोल्ड एट ए लोअर वैल्यू फ्रॉम दैट ऑफ द गुड यूनिट। और अगर मान लो रेक्टिफिकेशन नहीं किया जा सकता है तो फिर हम लोग उसे गुड यूनिट से कम पैसे में बेच सकते हैं, ठीक है। अब ये डिफेक्टिव क्यों होता है? जैसे मान लो हम लोगों ने पोर क्वालिटी का मटेरियल यूज कर लिया, या फिर जिनसे काम करवाया अनस्किल्ड लेबर था उनसे करवा लिया, ठीक है, या फिर मान लो सुपरवाइजर सही नहीं देख रहा था तो फिर काम खराब हुआ। तो मतलब ऐसा बहुत सारा कॉज हो सकता है जिसकी वजह से जो है डिफेक्टिव आइटम बन जाता है, या तो इनपुट के वक्त या फिर आउटपुट के वक्त, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर ले, एग्जाम्पल अगर ले, प्रोडक्ट विथ रॉन्ग पेंट फिनिश कैन बी रीपेंटेड। जैसे मान लो हम लोगों ने कोई प्रोडक्ट को गलत पेंट कर दिया है, ठीक है, तो फिर से उसे पेंट कर सकते हैं, तो वो डिफेक्टिव बन गया, फिर से उसे चाहे तो पेंट कर सकते हो, ठीक है। या फिर शर्ट विथ लूज स्टिचिंग, ठीक है, तो जो स्टिच किया गया है शर्ट पे वो लूज, ठीक है, फट जा रहा है, तो फिर हम लोग उसको रीस्टिच कर सकते हैं। अच्छा, अब इफेक्टिव भी हम लोग दो तरीके का बोल सकते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल डिफेक्टिव जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग गुड यूनिट से एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो बेसिकली ये चार्ज कहाँ करते हैं? गुड यूनिट में। चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड या फिर स्पेसिफिक जॉब जहां ये हुआ है, ठीक है। मतलब बेसिकली वही बात हो गया कि गुड यूनिट में चार्ज करता है। एबनॉर्मल डिफेक्टिव आइटम जो होगा उसको हमें करना है कॉस्टिंग पीएल में चार्ज। चार्ज टू कॉस्टिंग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑब्सोलेसेंस। इसमें लिखो, इट इज डिफाइंड एज द लॉस इन intrinsic
intrinsic value of an asset due to its technological advancement. Materials may becomes obsolete under any of the following circumstances. Where, where, where it is a spare parts or a component of machine that is used in manufacturing and it's now obsolete. Second, where it is used in manufacturing of product which has now become obsolete. Where the material itself is replaced by another material due to either improvement of quality or fall in price. देखो, अगर जस्ट एक टर्म में बताए तो ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के वजह से जिसका वैल्यू में चेंजेस आ जाता है, मतलब जो जिसका वैल्यू गिर जाता है, ठीक है, वैल्यू कम हो जाता है। तो बोल रहा इट इज डिफाइंड एज द लॉस इन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन एसेट। इंट्रिंसिक मतलब जो एक्चुअल वैल्यू होता है उसमें जब लॉस आता है ड्यू टू इट्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मटेरियल में बिकम्स ऑब्सोलेट अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो कभी कभी हमारे पास जो मटेरियल है वो ऑब्सोलेसेंस हो सकता है, ठीक है, मतलब बेसिकली आउटडेटेड होने के कारण जो है ऑब्सोलेसेंस हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मटेरियल कब हमारा ऑब्सोलेट हो सकता है, वेयर इट इज अ स्पेयर पार्ट्स और ए कंपोनेंट ऑफ मशीन दैट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड नाउ ऑब्सोलेट। मतलब पहले हम लोग के पास जो मशीन में स्पेयर पार्ट्स यूज होता था, ठीक है, अब वो
नहीं मिलता है मार्केट में, क्योंकि मान लो होता है ना ऐसा बहुत बार कि हमारे पास जो एसेट है वो ओल्ड मॉडल का हो गया और उसका स्पेयर पार्ट्स वगैरह अब मार्केट में मिलना बंद हो गया, तो फिर हम लोग का जो मशीन है वो तो बेकार हो गया, ठीक है, तो फिर ऑब्सोलेट हो गया। मशीन में कोई खराबी नहीं, बट उसका स्पेयर पार्ट्स और मार्केट में नहीं मिलता है, तो वेयर इट इज अ स्पेयर पार्ट्स, अगर ये मतलब रॉ मटेरियल स्पेयर पार्ट्स है या फिर ऐसा कोई कंपोनेंट है मशीन पे यूज होने वाला मैन्युफैक्चरिंग के केस में, जो पहले तो मिलता था अब नहीं मिलता है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया तो वो नहीं मिलता है, तो फिर ये ऑब्सोलेट हो गया। वेयर इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, या फिर ऐसा भी हो सकता है ऑपोजिटली कि स्पेयर पार्ट्स तो मिल रहा है बट वो मशीन बिकना बंद हो गया मार्केट में, ठीक है, तो फिर जो स्पेयर पार्ट्स बिक बेच रहे थे उनके लिए तो वो बेकार हो गया, वो अब कौन खरीदेगा। वेयर इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट विच इज नाउ बिकम ऑब्सोलेट, ठीक है। अच्छा ये तो बोल रहे वेयर इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट which has now become obsolete, अगर ये प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा था, ठीक है, बट अब वो यूज नहीं होता है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए, दूसरा कुछ यूज होता है, तो फिर वो भी ऑब्सोलेट हो जाए। वो रॉ मटेरियल भी, वेयर द मटेरियल इटसेल्फ इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मटेरियल ड्यू टू आइदर इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी और फॉल इन प्राइस, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले जो रॉ मटेरियल यूज करके प्रोडक्शन होता था, अब वो रॉ मटेरियल यूज नहीं होता है, उसको दूसरा रॉ मटेरियल रिप्लेस कर चुका है मार्केट में, क्योंकि वो नया वाला रॉ मटेरियल या तो उसका दाम कम पड़ता है, प्राइस, ठीक है, या फिर उसका क्वालिटी बेटर है पहले वाले से, ठीक है, तो उसका डिमांड जो है मार्केट में अगर कम हो गया पुराने वाले का, तो वो भी क्या हो जाएगा, बिकेगा नहीं, तो वो तो पड़ा ही रहेगा, तो वो भी ऑब्सोलेट हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज है। अच्छा अब इसका भी नॉर्मल और एबनॉर्मल हो जाएगा। चार्ज्ड एज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन और ओवरहेड कॉस्ट, एबनॉर्मल का हो जाएगा चार्ज्ड टू कॉस्टिंग पीएल, ठीक है, ये कॉस्टिंग पीएल में चार्ज। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखेंगे। फिर हम लोग पढ़ लेते टू बिन सिस्टम, टू बिन सिस्टम, पहले लिखवा देते फिर समझा देंगे। इफ वन बिन आइटम एग्जॉस्ट new order is placed and in the meantime quantity from the smaller bin is used or issued। स्टेज वन, यहाँ मान लो 400 यूनिट और इस बिन में भी 400, both are full, do not order until
one bin becomes empty. Stage 2, one bin empty, order bracket में say 800 unit bracket close by the time material arrives. The second bin also second bin also near empty level. Stage 3. Both bin are full. Do not order. Wait until one becomes empty. देखो, टू बिन सिस्टम में क्या होता है, इफ वन बिन आइटम एग्जॉस्ट मतलब खत्म होता है, न्यू ऑर्डर इज प्लेस्ड एंड इन द मीन टाइम क्वांटिटी फ्रॉम द स्मॉलर बिन इज यूज्ड और इशू, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि दो बिन जो रहता है, ठीक है, टू बिन सिस्टम में जो दो बिन रहता है, जिसमें फर्स्ट बिन में जो है कंटेंट रहता है जो डेली रेगुलर यूज का जो मटेरियल होता है उसमें रहता है, सेकेंड वाले में स्टॉक या रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। तो पहले डे टू डे वाले से यूज किया जाता है, अगर वो खत्म हो जाता है तो फिर फ्रेश परचेस करना पड़ेगा, इसका इंडिकेशन हमें मिलता है, ठीक है। तो इफ वन बिन आइटम एग्जॉस्ट न्यू ऑर्डर इज प्लेस्ड, जैसे ही एक जगह से खत्म होगा तो बिन वन से, तो फिर ये समझ जाओ कि हमें दूसरे बार ऑर्डर करना पड़ेगा, ठीक है। क्वांटिटी फ्रॉम द स्मॉलर बिन इज यूज्ड और इशूड। अच्छा, जैसे कि देखो यहाँ पर अगर दोनों ही बिन फुल है, बोथ आर फुल, डू नॉट ऑर्डर अंटिल वन बिन बिकम्स एम्प्टी, जब तक एक खाली नहीं होता है तब तक ऑर्डर मत करो। जैसे ही खाली हुआ तो अब ऑर्डर करना है, जैसे कि अगर हम लोग 800 यूनिट ऑर्डर कर रहे हैं, अब 800 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो जब हम लोग खाली होने के बाद ऑर्डर करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन का काम तो चलता जाएगा, तो मान लो यहाँ से भी तो यूज होना जो है स्टार्ट हो जाएगा ना। तो वही लिखा है, बाई द टाइम मेटेरियल अराइव्स, जब तक मेटेरियल आके पहुंचता है, सेकंड बिन ऑल्सो नियर एम्प्टी लेवल, तो एम्प्टी लेवल के पास पहुंच जाएगा इस वजह से, ठीक है। और अगर बोथ बिन आर फुल डू नॉट ऑर्डर अंटिल वन बिकम्स एम्प्टी, अगर दोनों ही फुल है तो तब तक ऑर्डर मत करो जब तक कम से कम एक बिन जो है वो खाली नहीं होता, ठीक है, तब तक ऑर्डर नहीं करना। अब ये जो टू बिन सिस्टम है, ये फॉलो क्यों किया जाता है पता है, ये सिंपल होता है मटेरियल को ऑपरेट करना इस वजह से, ठीक है। स्टॉक आउट कंडीशन में हम लोग मतलब स्टॉक आउट कंडीशन को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, इस वजह से भी ये फॉलो किया जाता है, ठीक है। मिनिमम स्टॉक लेवल फॉलो करने में हेल्प करता है। ये मेनली स्मॉल और इनएक्सपेंसिव आइटम के लिए होता है, ठीक है। एक्सपेंसिव आइटम के लिए ये नहीं होता नॉर्मल। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे मेटेरियल
रिक्विजिशन नो, ये क्या होता है? एम आर डॉक्यूमेंट यूज टू ऑथराइज authorized and record the issue of material from store। मतलब क्या हो गया? जैसे देखो कि ये स्टोर है मान लो, ठीक है, और ये प्रोडक्शन सेंटर मतलब फैक्ट्री जहां प्रोडक्शन होता है। तो क्या बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट यूज टू ऑथराइज एंड रिकॉर्ड द इशू ऑफ मटेरियल। तो स्टोर से मटेरियल कहाँ जाएगा? प्रोडक्शन सेंटर में जाएगा। तो इस चीज को बोला जाता है इशू होना, मटेरियल इशू, ठीक है। तो मटेरियल ऐसे ही इशू नहीं होगा। मतलब स्टोर कीपर को बोल दिया मटेरियल दे दो, तो वो ऐसे नहीं देगा। उसके उसके पास जब तक एमआरएन नहीं आएगा कि भाई हाँ, कौन भेजेगा? प्रोडक्शन सेंटर भेजेगा कि मुझे ना ये वाला मटेरियल दे दो, ये स्पेसिफिक मटेरियल दे दो। तो प्रोडक्शन सेंटर एक एमआरए नोट भेजेगा जिसमें बोलेगा कि मुझे ये मटेरियल दे दो, तो स्टोर वाला उसे मटेरियल इशू कर देगा। तो डॉक्यूमेंट यूज टू ऑथराइज एंड रिकॉर्ड द इशू ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर, इसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल रिक्विजिशन नोट, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे परचेज रिक्विजिशन। PRA document is prepared by document is prepared by the storekeeper to initiate the process of purchase। तो बोल रहा है कि परचेस रिक्विजिशन क्या है? ये ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जो प्रिपेयर कौन करता है? स्टोर कीपर प्रिपेयर करता है टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ परचेज। मतलब स्टोर कीपर को ही पता है कि स्टोर में कौन सा मटेरियल है और कौन सा मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो जो नहीं है वो परचेज करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो परचेज रिक्विजिशन नोट जनरेट करता है, ठीक है। फिर परचेज डिपार्टमेंट को भेज देता है कि ये वाला मटेरियल खत्म हो गया, ये परचेज करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे परचेज ऑर्डर। It is a written request to supplier to supply certain specific materials at specified rate and within a specified period। बता दो परचेज ऑर्डर क्या है। तो बोल रहा है इट इज अ रिटन रिक्वेस्ट टू सप्लाई
टू सप्लायर, ठीक है। हम लोग ये किसको भेजते हैं, देखो ये मेनली हम लोग इसीलिए लिख रहे हैं ताकि हमें जो एमसीक्यू वगैरह पूछता है ना कि पीआरएन कौन जनरेट करता है, ठीक है, किसको भेजा जाता है, तो ये लिखा हुआ रहेगा तो ये सारी चीज आराम से याद हो जाए, ठीक है। तो दिया है कि परचेस ऑर्डर कौन किसको देंगे, तो जिससे परचेस करेंगे उसी को देंगे कि भाई मुझे ये रॉ मटेरियल भेज दो, यानी कि सप्लायर या फिर क्रेडिटर टू सप्लाई सर्टेन स्पेसिफिक मटेरियल एट स्पेसिफाइड रेट एंड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं परचेस ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो गुड्स रिसीव्ड नोट ब्रैकेट में जीआर। दिस डॉक्यूमेंट इज prepared by receiving department which unpack the goods received and verify the quantities and other details। तो गुड्स रिसिप्ट नोट का मतलब दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय रिसीविंग, तो जो गुड्स रिसिप्ट करेगा वो डिपार्टमेंट ये गुड्स रिसिप्ट नोट जनरेट करेगा, विच अनपैक द गुड्स रिसिप्ट एंड वेरीफाई द क्वांटिटीज एंड अदर डिटेल्स, ठीक है। तो जो डिपार्टमेंट बेसिकली गुड्स रिसिप्ट करके सारी चीजों को वेरीफाई करेगा कि सही गुड्स आया कि नहीं, सही क्वांटिटी में आया कि नहीं, वो सारी चीज जो चेक करेगा वही गुड्स रिसिप्ट नोट जनरेट करेगा। फिर मेटेरियल ट्रांसफर नोट, MTN। This document is prepared when this document is prepared when the material is transferred from one department to another। लिखो। तो मेटेरियल ट्रांसफर नोट का मतलब है दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द मटेरियल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। जब मटेरियल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होता है तो मटेरियल ट्रांसफर नोट जनरेट होता है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे मटेरियल रिटर्न नोट। MRE, it is a document given with goods
being written from factory back to the store. देखो, मेटेरियल रिटर्न नोट, जब मेटेरियल रिटर्न होता है तब बनेगा, ठीक है। तो ये क्या डॉक्यूमेंट है? गिवन विद गुड्स बीइंग रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री बैक टू स्टोर। तो रिटर्न कौन करेगा? फैक्ट्री से रिटर्न होगा, कहाँ पर? फैक्ट्री से स्टोर में चला जाए, ठीक है। ये अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने पढ़ाया मेटेरियल रिक्विजिशन नोट, ठीक है। ये स्टोर से प्रोडक्शन में इसका फ्लो होता है, ठीक है। मेटेरियल रिक्विजिशन नोट ये वाला, ठीक है। कौन बनाता है वो देखिए। गुड्स रिसीव्ड नोट, इसका भी देख लेते हैं। गुड्स रिसीव्ड नोट, हाँ लिखा है मैंने। स्टोर डिपार्टमेंट बना है, प्रिपेयर्ड बाय रिसीविंग डिपार्टमेंट। तो रिसीविंग मतलब नॉर्मली यहाँ पर ये लिख लो कि ये इसका फ्लो जो है गुड्स रिसिप्ट नोट का, ये सप्लायर, ये ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये सप्लायर से स्टोर तक का बात है, ठीक है। और मेटेरियल रिक्विजिशन नोट स्टोर से प्रोडक्शन, स्टोर से प्रोडक्शन, सॉरी ये परचेज में लिख दिया, ये मेटेरियल रिक्विजिशन नोट, स्टोर से प्रोडक्शन। परचेज रिक्विजिशन, ये तो हम लोग का इसका फ्लो अगर देखें, परचेज रिक्विजिशन में ये हम लोग स्टोर कीपर जनरेट करता है, ठीक है। स्टोर कीपर जनरेट करता है परचेज डिपार्टमेंट। मतलब अगर इसका हम एक फ्लो चार्ट जैसा बनाए, ठीक है, याद रखने के लिए, तो सबसे पहले पीआरएन होगा, ठीक है। पीआरएन का मतलब हो गया रिक्वेस्ट टू परचेज मेटेरियल, ठीक है। तो मेटेरियल परचेज करने के लिए रिक्वेस्ट जनरेट होगा, फिर परचेज ऑर्डर होगा, मैंने उसी हिसाब से लिखा है, फिर भी यहाँ एक फ्लो चार्ट बना देते। परचेज ऑर्डर जनरेट होगा, ये ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर सेंट टू सप्लायर होगा, ठीक है। फिर जैसे ही ऑर्डर सप्लायर को मिलेगा, सप्लायर गुड्स भेजेगा, तो फिर जनरेट होगा जीआरएन, ठीक है। तो गुड्स जीआरएन तब जनरेट होगा जब गुड्स रिसीव्ड हो जाएगा फ्रॉम सप्लायर। और एमआरएन, मेटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन। एमटीएन, मेटेरियल ट्रांसफर्ड इंटरन, यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, ये एक एक लाइन पढ़ने से भी याद हो जाएगा, बाकी वैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे बिन कार्ड। बिन कार्ड क्या होता है? बिन कार्ड जो है, ए प्राइम एंट्री, रिकॉर्ड ऑफ क्वांटिटी ऑफ, रिकॉर्ड ऑफ क्वांटिटी
ऑफ स्टॉक कॉमा स्टॉक kept in out slash balance held in designated storage areas. तो बिन कार्ड क्या है? बेसिकली स्टोर जो है जहां पर मटेरियल रहता है, ठीक है, वहां पर बिन या रैक, ठीक है, स्टोर मतलब एक कार्ड यूज किया जाता है जहां पर मटेरियल, कौन कौन से टाइप का मटेरियल कितना आया और कितना गया, ठीक है, उसका डिटेल्स लिखा जाता है उस कार्ड में। तो ये मेंटेन कौन करता है? स्टोर कीपर ही मेंटेन करता है, ठीक है। प्राइम मतलब पहला एंट्री इसी पे जाएगा जब कोई मटेरियल इन या आउट होगा। तो ये प्राइम एंट्री रिकॉर्ड ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्टॉक केप्ट इन आउट बैलेंस हेल्ड इन डेजिग्नेटेड स्टोरेज एरिया, ठीक है। ये प्रिपेयर कौन करता है? प्रिपेयर्ड बाय स्टोर कीपर, या फिर बोल सकते हो स्टोर डिपार्टमेंट, ठीक है। बिन कार्ड से हम लोग फिजिकल स्टॉक क्या है वो हमेशा आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है बिन कार्ड। तो इसमें नॉर्मली मटेरियल का नाम लिखा रहता है कि कौन सा मटेरियल, उसका मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, कब रिसिप्ट हुआ, ठीक है, कब जो है इश्यू हुआ, और बैलेंस कितना है वो दिखता है। बट उसका वैल्यू नहीं दिखता है क्योंकि बिन कार्ड बनाते हैं स्टोर कीपर, तो उनका जो है वो उतने स्किल्ड नहीं होते हैं कि वो फिर जैसे 1,000 रुपए का स्टॉक @10 करके कितना होगा वो लिख दे, ठीक है। तो उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया भी नहीं जाता है। तो बेसिकली जो स्टोर में बिन कार्ड बनाते हैं, तो बिन कार्ड का बात यही है कि बस उसका क्वांटिटी लिखो कि कितना क्वांटिटी था, कितना क्वांटिटी का इशू हुआ, और कितना क्वांटिटी बचा हुआ है, बस, और कुछ नहीं करना पड़ता है। तो बिन कार्ड और स्टोर लेजर में यही फर्क होता है। देखो, बिन कार्ड स्टोर कीपर बनाता है, जबकि स्टोर लेजर कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाता है, ठीक है। स्टोर लेजर में तुम लोगों ने फीफो लिफो ये सब मैंने पढ़ा है, तो वहां क्वांटिटी वैल्यू दोनों होता है, जबकि बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी होता है, ठीक है। और ये बिन कार्ड रहता कहाँ है? स्टोर में, जबकि स्टोर लेजर कहाँ रहता है? ऑफिस में रहता है, मतलब अकाउंट्स जहां मेंटेन होता है वहां पर। और बिन कार्ड जो है फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन के काम आता है, जबकि स्टोर लेजर का जो रिकॉर्डिंग है वो हमें कॉस्ट का रिकॉर्डिंग, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और बिन कार्ड जो है वो जब मटेरियल आया या गया तभी उसका रिकॉर्डिंग हो जाता है, बट स्टोर लेजर पीरियोडिक वे में बनता है, ठीक है। तो ये मैंने जो है छोटा सा डिफरेंस भी बता दिया, ठीक है। बिन कार्ड, चलो लिख देते एक एक लाइन, बिन कार्ड और जो है स्टोर लेजर का डिफरेंस। लैंग्वेज करके नहीं लिखेंगे, छोटा छोटा पॉइंट लिख देते, तुम लोग अपने हिसाब से लिख लेना बाद में। बिन कार्ड बनाता है स्टोर कीपर, ठीक है, ये बनाता है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। और क्वांटिटी ओनली रिकॉर्ड होता है, क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों रिकॉर्ड होता है। फिर थर्ड नंबर पे इन स्टोर, ये स्टोर में रहता है, और बिन इन अकाउंट्स ऑफिस। फिजिकल स्टॉक कंट्रोल होता है इससे, फिजिकल स्टॉक कंट्रोल होता है। ये देख के हम लोग फिजिकली स्टॉक क्या है नहीं है वो जज कर सकते हैं, और इससे कॉस्ट का रिकॉर्डिंग बनता है। फिफ्थ नंबर इमीडिएटली रिकॉर्ड होता है, इमीडिएट, इमीडिएटली जो है बिन कार्ड में रिकॉर्डिंग हो जाता है जब स्टॉक आया गया तभी, और ये पीरियोडिक वे में बनता है, जैसे कि पूरे एक महीने के बाद। लेकिन बिन कार्ड का क्या है? आज एक दिन में जितना बार स्टॉक आएगा जाएगा सबका एंट्री हो जाएगा। लेकिन स्टोर लेजर वगैरह क्या होता है? जैसे 1 मंथ का पूरा ट्रांजैक्शन ले लिया, फिर उसको लिखा जा रहा है, ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं डिफरेंस, एक और इम्पोर्टेंट, बिल ऑफ मटेरियल और एमआरए। बिल ऑफ
मेटेरियल और MRP। तो बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, ये हम लोगों ने जब मटेरियल कॉस्टिंग शुरू किया था तब स्टार्टिंग में ही शायद थोड़ा बहुत पढ़ा था, ठीक है। कि जो लिस्ट होता है मटेरियल का, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाता है कि भाई मेरे ये फिनिश गुड्स को बनाने के लिए ये मटेरियल चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। उसमें मैंने एक जो है पूरा स्ट्रक्चर बनवाया था, ठीक है, फ्लो चार्ट जैसा, वहां पर ये चीज बताया था। ये शायद पहले दिन ही बताया। ये रहा, ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल। प्रोडक्शन प्लानिंग या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसी को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इट इज द डॉक्यूमेंट prepared by the engineering or planning department. It is prepared by the production department or other consuming department. मेटेरियल रिक्विजिशन नोट, ये एमआरएन जो है ये कौन बनाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसको मेटेरियल चाहिए तो स्टोर को रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे मेटेरियल दे दो, ठीक है। या फिर जो ऐसा कोई डिपार्टमेंट जो मेटेरियल का कंजम्पशन करता है वही एमआरएन बना सकता है। इट इज अ कंप्लीट schedule of component parts and raw material required for a particular job or work order। तो ये कंप्लीट शेड्यूल है ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स एंड रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर, मतलब कोई भी एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए या कोई भी एक जॉब या वर्क ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जो भी रॉ मटेरियल का जरूरत है उसके लिस्ट को हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। और इट इज ए डॉक्यूमेंट, ये तो बनता है स्टोर कीपर को पूछने के लिए कि जो मटेरियल चाहिए तुम्हारे पास है क्या, स्टोर में है क्या। आस्किंग स्टोर कीपर टू इशू मटेरियल्स टू द कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट। थर्ड नंबर, it is often serve the purpose of a material requisition as it shows the complete scheduling schedule of material required for a particular job, that is it
can it can replace MRN. बताते हैं क्या है. It can't be, it can't replace a bill of material. तो मेटेरियल रिक्विजिशन नंबर कभी भी एज ए बिल ऑफ मटेरियल काम नहीं कर सकता. मतलब बिल ऑफ मटेरियल जो है वो कभी भी एमआरएन से रिप्लेस नहीं हो सकता है. बट बिल ऑफ मटेरियल जो है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया. तो एमआरएन जो है वो बिल ऑफ मटेरियल से रिप्लेस नहीं हो सकता. इट कांट रिप्लेस ए बिल ऑफ मटेरियल. बिल ऑफ मटेरियल को रिप्लेस नहीं कर सकता है. बट बिल ऑफ मटेरियल एमआरएन को रिप्लेस कर सकता है. क्यों बोल रहा है? इट इज ऑफन सर्व्स द पर्पस ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन एज इट शोज द कंप्लीट शेड्यूल ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर जॉब. तो देखो बिल ऑफ मटेरियल में क्या रहता है कि ये मटेरियल से हमारा फिनिश गुड्स बनेगा, उसका डिटेल्स रहता है. ठीक है. तब वो डिटेल्स को अगर हम लोग स्टोर कीपर को दे दे कि भाई मुझे ये मटेरियल दे दो, तो मटेरियल रिक्विजिशन नंबर रिक्वेस्ट जो है, मतलब ये जो एमआरएन है, मेटेरियल रिक्विजिशन नोट के तरह ही ये काम कर देगा. ठीक है. क्योंकि एक बिल ऑफ मटेरियल में क्या रहता है कि मेरा ये फिनिश गुड्स है, मान लो मुझे फिनिश गुड्स यही बनाना है, उसके लिए मुझे ये रॉ मटेरियल 1 चाहिए, ये 2 चाहिए, तो उसका मैंने लिस्ट बना रखा है कि मुझे क्या क्या चाहिए इसको बनाने के लिए. अब ये बन गया मेरा बिल ऑफ मटेरियल. इसको हम लोग बिल ऑफ मटेरियल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या है, ये है ऐसा एक डॉक्यूमेंट जो इंजीनियरिंग या प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाया है, जिसमें क्या लिखा हुआ रहता है, क्या कंपोनेंट पार्ट्स या रॉ मटेरियल का हमें जरूरत है हमारे काम को एग्जीक्यूट करने के लिए. अब इसी को अगर हम स्टोर में भेज देते, यही वाले डॉक्यूमेंट को अगर हम स्टोर कीपर के पास भेज देते कि भाई ये जो लिखा हुआ है ना इसमें रॉ मटेरियल 1 2 3 ये भेज दो. ठीक है. तो क्या हो गया, ये बिल ऑफ मटेरियल था बट ये एमआरएन के तरह भी काम कर गया, क्योंकि मटेरियल रिक्विजिशन नोट में मटेरियल का ही नाम रहता है कि भाई ये मटेरियल मुझे भेज दो. लेकिन मटेरियल रिक्विजिशन नंबर, मटेरियल रिक्विजिशन नोट जो है, बार बार नंबर बोल दे रहे, जो नोट है वो जरूरी नहीं है कि वो मेरा बिल ऑफ मटेरियल की तरह काम कर पाए. क्योंकि हो सकता है कि मेरे पास जो पुराना एमआरएन है उसमें सिर्फ रॉ मटेरियल 1 का ही रिक्वेस्ट दिया गया था. ठीक है. लेकिन मुझे तो 3 चाहिए, तो फिर वो कैसे रिप्लेस कर देगा बिल ऑफ मटेरियल. बट बिल ऑफ मटेरियल को हम लोग जरूरत पे एमआरएन की तरह यूज कर सकते हैं आराम से. ठीक है. ये चीज बोला है. फिर फोर्थ नंबर पॉइंट, इट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, used for the purpose of quotation. ठीक है. ये कोटेशन जो है, मतलब मुझे जो रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए मान लो मैंने टेंडर इशू किया. ठीक है. तो फिर कोटेशन की तरह भी काम कर सकता है. मतलब मैंने बोला कि मुझे ये रॉ मटेरियल चाहिए, तो फिर सप्लायर को बोला कि आप कोटेशन भेजो. ठीक है. कि आप कितने में कौन सा रॉ मटेरियल भेजो. ठीक है. फिर इट इज यूजफुल इन अराइविंग हिस्टोरिकल कॉस्ट. ठीक है. प्रीवियसली मटेरियल का कॉस्ट क्या था, जो मटेरियल हम लोग आज भी यूज कर रहे हैं, और अभी उसका कॉस्ट क्या चल रहा है. ठीक है. तो उसमें सब लिखा हुआ रहता है मटेरियल रिक्वेस्ट नोट में, तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट को ढूंढने में हमें हेल्प करे. ठीक है. मतलब एमआरएन से हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर पाए. अच्छा, नेक्स्ट और एक पॉइंट, इट हेल्प्स इन कीपिंग a quantitative control on material drawn through material requisition.
it shows the material actually drawn from स्टोर। ठीक है, तो ये क्या लिखा है कि एमआरएन से हमें ये पता चलता है कि हम लोग स्टोर से कितना मटेरियल निकाले हैं। ठीक है, और ये किस चीज में हेल्प करता है? बिल ऑफ मटेरियल इट हेल्प्स इन कीपिंग ए क्वांटिटेटिव कंट्रोल ऑन मटेरियल ड्रॉन थ्रू मटेरियल रिक्विजिशन नोट। ठीक है, तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट हम लोगों ने कितना सारा जनरेट किया बिल ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करके, क्योंकि वहां तो हमारा लिस्ट रहता है ना कि क्या क्या मटेरियल हमें चाहिए, तो उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोगों ने कितना बार रिक्वेस्ट भेजा, तो हमारा क्वांटिटेटिव कंट्रोल इसमें रहता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट, एक मिनट देखते हैं और इसमें तो ये बिल ऑफ मटेरियल हमें ये बताता है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल का कितना चाहिए। मतलब यहाँ तो हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं ना कि इतना फिनिश गुड्स के लिए इतना, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताता है, एक्चुअली कितना चाहिए उसके लिए हम लोग एमआरएन बनाते हैं। ठीक है, अच्छा और ये जो है बिल ऑफ मटेरियल हम लोग नॉर्मली जब प्लान करते हैं, इसलिए प्लानिंग डिपार्टमेंट उसे बनाता है। ठीक है, और ये हमारा स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बनता है और ये एक्चुअल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बनेगा बिल ऑफ मटेरियल। अच्छा अब नेक्स्ट एक और ही पॉइंट लिखेंगे तो पूछेंगे, कुछ आइटम्स होता है जिसका परचेस कॉस्ट में क्या ट्रीटमेंट होगा वो हमें पता होना चाहिए। इसमें हमें कभी कभार एमसीक्यू पूछा गया है या फिर थियोरेटिकली भी पूछा। आइटम्स ट्रीटमेंट कहाँ ट्रीटमेंट पूछा जाता है? परचेस कॉस्ट में ये आइटम जाएगा नहीं जाएगा, इसके ऊपर हमारा कैलकुलेशन भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लेस हो जाता है फ्रॉम कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है, ये तुम लोग को पता है, अकाउंट्स में भी तुम लोग करते हो कि परचेज प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट हम लोग लेस करते हैं। अगर क्वांटिटी डिस्काउंट बोल दिया, ठीक है, तो उसका भी सेम ट्रीटमेंट कि भाई इतना क्वांटिटी लोगे तो ये चीज इतने डिस्काउंट में दे देंगे, तो लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है, अच्छा फिर कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या होता है? ये कभी भी नॉट डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कभी भी डिडक्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, ये जब पेमेंट करने जाते हैं कैश डिस्काउंट मिला तो वो पेमेंट अमाउंट जब पे करते हैं तब हम लोग डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं, बट खरीदते वक्त कोई कैश डिस्काउंट हमें पता नहीं होता है। ये जो है अर्ली पेमेंट के लिए या प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए मिल जाता है। तो जब अगर कोई डेटर जल्दी पे कर दिया तो उसे हम लोग तब डिस्काउंट देते हैं, जब वो पे करता है तब मिलता है। ठीक है, तो परचेज प्राइस के साथ इसका कोई लिंक। फिर नेक्स्ट लिखेंगे सब्सिडी और ग्रांट और इंसेंटिव। अगर हमें सरकार की तरफ से कोई ग्रांट मिल रहा है, कोई सब्सिडी मिल रहा है या कोई इंसेंटिव मिल रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट परचेस में, मतलब मटेरियल के परचेस, तो अगर सब्सिडी मिल रहा है तो मेरा मटेरियल का प्राइस कम हो जाए। ठीक है, तो लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फिफ्थ नंबर रोड टैक्स और टोल टैक्स। ठीक है, रोड टैक्स या टोल टैक्स ये भी मेरा ऐड हो जाएगा, ऐड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मटेरियल को लाते वक्त अगर हमारा
रोड टैक्स या टोल टैक्स लग रहा है तो वो मटेरियल के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ये थोड़ा ऊपर हो गया। एड टू कॉस्ट ऑफ, एड टू, एड टू कॉस्ट ऑफ टैक्सेस लाइक IGST, SGST, CGST, कस्टम ड्यूटी। इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? देखो, लेस कर देते हैं नॉर्मली, लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इफ क्रेडिट इज अवेलेबल, अदरवाइज ऐड होगा। ठीक है, अदरवाइज ऐड होगा। अगर आईटीसी मिल रहा है तो कुछ ट्रीटमेंट करना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं मिलेगा बोल रहा है तो फिर वो ऐड हो जाएगा। पेनल्टी एंड एबनॉर्मल कॉस्ट, क्योंकि पेनल्टी तो हमारे गलती की वजह से लगता है ना। एंड नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल, ये कॉस्टिंग पीएल में चार्ज कर देते हैं। फिर 8th नंबर, अदर expense like insurance, commission, freight, insurance, commission, freight, इसका क्या ट्रीटमेंट ऐड हो जाता है? ऐड टू कॉस्ट ऑफ परचेज। 9th नंबर, कॉस्ट ऑफ कंटेनर। अगर हम लोगों ने कोई रॉ मटेरियल खरीदा जो कि कंटेनर में लाया हम लोगों ने, तो उसका कॉस्ट भी अगर हम लोगों ने पे किया तो क्या होगा? अगर कंटेनर नॉन रिटर्नेबल है, मतलब सप्लाई में ऐसा नहीं बोला कि कंटेनर जो है आप रिटर्न मत, मतलब रिटर्न कर दो, ऐसा कुछ नहीं बोला। मतलब कंटेनर पैसा दे के ले जा रहे हो, अपने पास कंटेनर रखो, फेंको, जो करना है करो, मुझे अब नहीं देना। मैंने अपना रॉ मटेरियल कंटेनर में दे दिया, मैंने कंटेनर का प्राइस भी ले लिया, ठीक है, यानी नॉन रिटर्न, ठीक है। विद कंटेनर लेना है, कंटेनर का प्राइस भी देना है, तो फिर ऐड हो जाएगा, ऐड टू कॉस्ट ऑफ परचेज, परचेस कॉस्ट के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर तुम लोग देखोगे कि तुम लोग मान लो मॉल वगैरह में कुछ खरीदने गए, तो बोलते हैं ना कि बैग चाहिए, मतलब आजकल बहुत से लोग लेके जाते हैं ना अपना, तो फिर बोलता है कि बैग चाहिए, क्यों बोल रहा है? क्योंकि प्लास्टिक उसमें जो है एक रूल्स हो गया है ना कि इतने मिली फाइबर वाला प्लास्टिक ही दे सकते हो, तो उसका कॉस्ट महंगा होता है, तो फिर वो पैसा ले लेते हैं, ठीक है, कि ये 5 रुपए लगेगा कि 10 रुपए की 15 रुपए, आपको लेना है नहीं लेना है। तो वैसा रिटर्नेबल नहीं है, लेना है तो आपके जो भी बिल होंगे उसमें वो बिल भी जुड़ जाएगा, ठीक है, तो वो कंटेनर हो गया हमारे लिए, ठीक है। लेकिन अगर रिटर्नेबल है, ठीक है, तो इफ रिटर्न अमाउंट अमाउंट इक्वल, इफ रिटर्न अमाउंट इक्वल कॉस्ट ऑफ कंटेनर, देन नॉट एडेड टू कॉस्ट ऑफ परचेज, अदरवाइज डिफरेंस, otherwise difference of
both included in cost of purchase. बताते हैं। देखो, अगर कंटेनर नॉन रिटर्नेबल है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कंटेनर जो है वो ऐड कर दो कॉस्ट ऑफ परचेज के साथ, क्योंकि पैसा देके कंटेनर खरीदा, रिटर्न भी नहीं होगा, तो फिर वो मेरे प्रोडक्ट मतलब मटेरियल के परचेज प्राइस के साथ ऐड हो जाएगा। अगर रिटर्नेबल है कंटेनर, ठीक है, तो अगर रिटर्नेबल है और उसका कॉस्ट अगर रिफंडेड है, ठीक है, तो रिटर्नेबल इफ रिटर्न अमाउंट, इसको दो पार्ट में लिखना है। Cost of container then added to the cost of purchase, otherwise if return, तो इसको दो पार्ट में लिखना पड़ेगा। अगर रिटर्नेबल है, if return and their cost आर रिफंडेड, मतलब रिटर्न करने पे पैसा वापस दे दिया जाएगा, ठीक है, जैसे मान लो बैग वापस कर दिया तो मान लो 15 रुपीज हमें वापस कर दिया जाए। देन नो नीड टू, जैसे आईटीसी की तरह, ठीक है, नो नीड टू ऐड विथ कॉस्ट ऑफ परचेस। जैसे अगर आईटी से मिलता है तो फिर हमें जरूरी नहीं, मतलब फिर हमें जरूरत नहीं पड़ता है परचेस कॉस्ट में उस टैक्स को ऐड करने का, ठीक है। लेकिन अगर इफ द अमाउंट ऑफ रिफंड ऑन रिटर्निंग द कंटेनर, ऑन रिटर्निंग द कंटेनर इज लेस देन द अमाउंट पेड, जैसे मान लो 15 रुपीज था कंटेनर का प्राइस, रिटर्न करने पे 10 रुपए रिटर्न होगा, 5 रुपए नहीं होगा, ठीक है। तो अगर वही बोल रहा है कि रिफंड ऑन रिटर्निंग द कंटेनर इज लेस देन द अमाउंट पेड, देन ओनली द shortfall is added with द कॉस्ट ऑफ परचेस, ठीक है, परचेस कॉस्ट के साथ बस उतना ही ऐड करो। तो ये तो नॉर्मल बात है, मैंने 15 रुपए का एक एक कंटेनर खरीदा, अब रिटर्न करने पे मुझे 10 रुपए जो है वापस कर दिए जाएंगे, तो मुझे कंटेनर का प्राइस सिर्फ 5 रुपए ही दिखाना चाहिए अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट। शॉर्टेज, इसमें दो पार्ट होगा। अगर नॉर्मल शॉर्टेज है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और अगर एबनॉर्मल है, एब्सॉर्ब द कॉस्ट, एब्सॉर्ब द कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट, और ये हो जाएगा चार्ज टू कॉस्टिंग फील। तो अगर रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हुआ जो कि नॉर्मल रीजन है, तो फिर गुड यूनिट में ऐड करते हैं। और अगर हम लोग का इनएफिशिएंसी के वजह से हुआ है, मतलब एबनॉर्मल रीजन से हुआ है, तो फिर हम लोग को इसे कॉस्टिंग पीएल में चार्ज कर देना है।
अच्छा, ये पेनल्टी और ये डेमरेज मैंने एक ही जगह पे लिख दिया, बट ये डेमरेज का मतलब एक बार समझ लो, ठीक है। ये ऐसा पेनल्टी है जो कि ट्रांसपोर्टर अगर डिले करता है, ठीक है। ये कौन इम्पोज करता है? ट्रांसपोर्टर, फॉर डिले इन अपलोडिंग और ऑफलोडिंग ऑफ लिंक, ठीक है। तो ये एक एबनॉर्मल कॉस्ट हो गया एंड नॉट, मतलब जैसे मान लो कि हमारा स्टॉक को अपलोड या फिर मतलब अनलोड या लोड करने में हमारा अगर देरी होता है, तो फिर जो है ट्रांसपोर्टर हमसे जो मतलब जो हमारे ऊपर जो पेनल्टी लगाएगा उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये एबनॉर्मल आइटम हो गए, तो इसीलिए ये हमारे प्रोडक्शन के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। और एक डिटेंशन भी होता है, ठीक है। जैसे ये डिटेंशन का मतलब हो गया, जैसे मान लो कोई लॉ है, ठीक है, कोई स्टैट्यूटरी लॉ है, उसको हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर नॉन कंप्लायंस करने के वजह से हमारे ऊपर जो पेनल्टी लगता है उसको हम लोग बोलते हैं डिटेंशन चार्जेस या फाइन, ठीक है। तो एबनॉर्मल रीजन से जो भी होता है, जो हमारे कंट्रोल में था बट हम लोगों ने कंट्रोल नहीं किया, ठीक है, तो वो हम लोग का कॉस्टिंग पीएल में ही जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट नाम है अलग अलग, तो वो मैंने बता दिया। तो मेन पॉइंट तो देखो इसका यही है कि पेनल्टी एंड चार्जेस, ठीक है। इसके अंदर ये पेनल्टी एंड चार्जेस, इसके अंदर और क्या क्या आ सकता है, जैसे कि डिटेंशन, फाइन, ठीक है। तो फाइन मतलब वही पेनल्टी हो गया। डिटेंशन का मतलब मैंने बता दिया कि अगर लॉ के साथ एक्ट पर नहीं होने पे जो फाइन पड़ता है, ठीक है। और ये वाला जो है, ये ट्रांसपोर्टर लगाता है। अगर हम लोग अनलोड करने में अपना स्टॉक देरी करते हैं तो उसका तो लॉस होता है ना, उसका टाइम बर्बाद होता है, तो इसलिए वो हमारे ऊपर ये जो है फाइन लगाए। बस, और इसमें कुछ वैसे थियोरिटिकल पूछने वाला नहीं होता है, ठीक है। तो नहीं लगता है इसमें हमें और कुछ थ्योरी पढ़ने का जरूरत पड़ा। बाकी तो देखो फीफो लिखो पे जो थ्योरी आता है वो तो हम लोग जब क्वेश्चंस कर रहे थे तभी हम लोगों ने एबीसी एनालिसिस, बीडी, एफएसएन, ये सब तो कर लिया, ये सब इम्पोर्टेंट होता है, ये सब पूछ लिया था, ठीक है। ये काफी है, इतना ठीक है। और अगर कुछ आ जाए तो हम लोगों ने जो भी पढ़ा है मेटेरियल चैप्टर से उसके नॉलेज से लिख सकते, इतना सारा थ्योरी पढ़ा है। अगर कुछ ऐसा वैसा आता है, ठीक है, कि कोई भी डिफरेंस, जैसे अगर कुछ कुछ भी पूछे लाइक सिंपल एवरेज के बारे में, वेटेड एवरेज के बारे में, तो हम लोग बोल सकते, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेबर स्टार्ट करेंगे, ये और नहीं करेंगे।